RKB स्वागत है दोस्तों आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल RKB कैंफी वीडियोस में। मेंडलीव का मूल आवर्त नियम और उसकी सारणी हमने आपको पिछली वीडियो में प्रस्तुत की ही थी। उसके गुण, उसकी संरचना और दोष यानी कमियों के बारे में हमने आपको जानकारी दे दी थी। मेंडलीव ने जो अपना मूल आवर्त नियम प्रस्तुत किया था वो एक बार आपको याद दिला दें। मूल आवर्त नियम में कहा गया था कि तत्वों का मूल गुण उनका परमाणु भार होता है। ये मूल नियम जो दिया था आवर्त नियम, ये 1869 में मेंडलीव ने दिया था। लेकिन धीरे धीरे रिसर्च होती रही तो उसमें जो मेंडलीव ने अपनी इस पर आवर्त सारणी में जो कमियां की थी कि तत्वों के परमाणु भार के आधार पर इसको रखा और अधिक परमाणु भार वाले तत्वों को उन्होंने पहले रख दिया था। उसके बाद कुछ ऐसी कमियां भी थी कि नए तत्वों के लिए खाली स्थान छोड़े गए थे, लेकिन कुछ तत्व ऐसे भी खोज हो गए कि उनको आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं मिला। तो इस प्रकार की अनेक कमियों को देखते हुए और वैज्ञानिक रिसर्च चलती रही तो इसके लगभग 40-45 साल बाद एक वैज्ञानिक आए, मोजले ने विभिन्न प्रयोगों जैसे रेडियोएक्टिवता वगैरह, समस्थानिक समभारिक आदि की खोज होने के बाद 1913 में एक नए परमाणु संख्या नामक बिंदु की खोज की, जिसको उन्होंने परमाणु संख्या यानी प्रोटॉन की संख्या या धनावेश की संख्या के नाम से इसको परिभाषित किया था। और फिर उन्होंने मेंडलीव के मूल आवर्त नियम में परिवर्तन करके एक नियम दिया जिसको संशोधित आवर्त नियम कहा जाता है, या मेंडलीव का संशोधित आवर्त नियम। इसका श्रेय जो जाता है वो मोजले को ही जाता है। 1913 में इन्होंने ये नियम दिया था। इन्होंने क्या बताया कि जो तत्व होते हैं मेंडलीव के अनुसार उनका मूल गुण परमाणु भार होता है, लेकिन मोजले ने कहा कि तत्वों का मूल गुण उनका परमाणु क्रमांक होता है, न कि परमाणु भार। और तत्वों के जो गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, वो उनके परमाणु क्रमांक के परमाणु संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी अगर तत्वों को उनके परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रख दिया जाए तो एक निश्चित अंतराल के पश्चात उनके गुणों में पुनरावृत्ति हो जाती है। इसे ही संशोधित आवर्त नियम या आधुनिक आवर्त नियम भी कह देते हैं। और इस आवर्त नियम के आधार पर बनाई गई सारणी, आवर्त सारणी जो है उसको संशोधित आवर्त सारणी या मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी कहा जाता है। देखिए, कुछ तत्व जैसे अभी बताया है कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी में कुछ खाली स्थान तो छोड़ दिए थे, उन खाली स्थान में नए तत्वों की स्थापना हो भी गई, लेकिन एक्रिया गैस, इनर्ट गैसेस जिसको कहा जाता है, कुछ ऐसे तत्व थे कि उन्हें उस आवर्त सारणी में स्थान ही नहीं दिया गया। तो जब नए तत्वों की इनकी खोज हुई यानी एक्रिया गैसों की खोज हुई तो उन्हें आवर्त सारणी में बिल्कुल एक अलग वर्ग में स्थापित किया गया और इसके आधार पर नई आवर्त सारणी बनाई गई। तो आइए अब उसको हम संशोधित आवर्त सारणी को देखते हैं। यह जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेंडलीव की जो संशोधित आवर्त सारणी है उसको आप इसमें देख रहे हैं। यहाँ पर अब हम इस आवर्त सारणी की व्याख्या करके चलते हैं और यहाँ पर कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेकर चलेंगे जिनको आप अपनी कॉपी में नोट करते रहेंगे। वो पॉइंट्स हम आपको स्क्रीन पर भी नोट करते हुए दिखाई देंगे, आपको लिखे हुए दिखाई देंगे, जहाँ से आप अपनी कॉपी में उनको नोट कर सकते हैं। देखिए, इसमें सबसे पहले क्या किया कि मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को ग्रुप्स यानी वर्गों में और पीरियड्स यानी आवर्तों में बांट दिया। अब इन वर्गों और आवर्तों की खासियत क्या थी? देखिए, ग्रुप्स लिए गए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ और 0 यानी रोमन अंकों में इन वर्गों को निरूपित किया गया। उसके बाद जो आवर्त थे, पीरियड्स थे, उन्होंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यानी जो अंक हैं हिंदू अरबी अंक, उनके द्वारा पीरियड्स यानी आवर्त को प्रदर्शित किया गया। मेंडलीव की आवर्त सारणी की संरचना में अगर देखें तो हमारे 9 तो हो गए ग्रुप
और 7 हो गए आवर्त। तो इस आधार पर मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी बनाई। यानी मेंडलीव ने अपनी आवर्त सारणी को ऊर्ध्वाधर खानों में और अक्षैतिज खानों में बांट दिया। अब अक्षैतिज खानों को ही आवर्त कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि आवर्त किसे कहते हैं तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में अक्षैतिज खानों को आवर्त कहा जाता है, जबकि ऊर्ध्वाधर पंक्तियों को, स्तंभ को वर्ग या समूह या फैमिली कहा जाता है। अब इसमें आपके आवर्तों के गुणों के अगर लेकर चलें तो मेंडलीव की आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं, जिनमें आपकी 10 श्रेणियां होती हैं। अब 10 श्रेणियां कैसे? चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में 2-2 श्रेणियां हैं। एक तो देखिए ये ऊपर की ओर ये लिखी हुई है यहाँ पे, दूसरी ये नीचे की ओर लिखी हुई है, एक फिर ये रही, दूसरी ये रही। तो इस आधार पर चौथे, पांचवें और छठे आवर्त में उपस्थित श्रेणियों को सम और विषम श्रेणियां कहा गया। तो इस आधार पर मेंडलीव की आवर्त सारणी में 10 अक्षैतिज पंक्तियां 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये 10वीं थी। 10 अक्षैतिज पंक्तियां ली गई जिन्हें श्रेणियां कहा जाता है और इन श्रेणियों को 7 आवर्तों में बांट दिया गया। इसके बाद अगर देखें तो इस आवर्त सारणी में तत्वों को उनके परमाणु क्रमांकों के आधार पर रखा गया है। परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखा गया है। देखिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1, हीलियम का 2, लिथियम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। इस प्रकार से ये बढ़ते हुए क्रम में 28, 29, 30, 31, 32 इन तत्वों को रखा गया है। तो आवर्त सारणी में इन बढ़ते क्रम में रखने होने के पश्चात अब इसमें अगर हम एक पॉइंट लेकर देखें तो देखिए इस पहले आवर्त में केवल 2 तत्व हैं। इस आवर्त को अति लघु आवर्त, प्रथम आवर्त को अति लघु आवर्त कहा गया, दूसरे और तीसरे आवर्त को कहा गया लघु आवर्त, चौथे और पांचवें को कहा गया दीर्घ आवर्त, जबकि छठे और सातवें आवर्त को कहा गया अति दीर्घ आवर्त, जिनमें तत्वों की संख्या क्रमशः 2, 8, 8, 18, 18 और 32 होनी चाहिए थी, लेकिन आखिरी आवर्त अभी अपूर्ण है। अभी तक भी फिलहाल समय तक अगर हम लेकर चलें तो इसमें तत्वों की संख्या अभी तक 23 ही हुई है, ये अभी पूरा आवर्त नहीं हुआ है। इसी के साथ साथ आवर्त सारणी से बाहर 2 अक्षैतिज पंक्तियां और बनाई गई हैं, जो क्रमशः छठे आवर्त में, देखिए ये स्टार मार्क यहाँ पर है, तो इस स्टार मार्क के स्थान पर तो ये स्टार मार्क वाली लाइन आएगी, जबकि 2 स्टार मार्क यहाँ पर दिए हुए हैं, इनके स्थान पर ये 2 स्टार मार्क वाली एक्टिनाइड श्रेणी ये आ जाती है। यानी कहा जा सकता है कि छठे और सातवें आवर्त में से 14 तत्वों को लैंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स के रूप में आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है। परमाणु क्रमांक 58 से 71 के तत्व दुर्लभ मृदा तत्व या लैंथेनाइड कहलाते हैं, जबकि परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के तत्वों को एक्टिनाइड्स कहा जाता है। अभी जो यहाँ पर आपके तत्व दिए हुए हैं इन सब में अब अधिकतर तत्व तो प्रकृति में ज्ञात हैं। लगभग परमाणु क्रमांक 92 तक के तत्व तो प्रकृति में ज्ञात हैं, लेकिन उससे आगे के तत्व प्रकृति में ज्ञात नहीं हैं। इन तत्वों को वैज्ञानिकों द्वारा कृत्रिम विधियों से प्रयोगशाला में ही बनाया गया है और इन तत्वों को ट्रांस यूरेनिक तत्व यानी यूरेनियम के बाद के तत्व कहा जाता है। तो अगर कभी पूछा जाए कि ट्रांस यूरेनिक तत्व क्या है तो आवर्त सारणी में परमाणु क्रमांक 92 के यूरेनियम तत्व से आगे के सभी तत्व ट्रांस यूरेनिक तत्व कहे जाते हैं। इनमें सबसे पहले जो यूरेनियम के बाद आता है नेपच्यूनियम, NP नेपच्यूनियम तत्व होता है, तो इस तत्व को सबसे पहला ट्रांस यूरेनिक तत्व कहा जाता है। अब एक पॉइंट और इसमें लेकर चलते हैं, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में दोष था उसमें दोष था कि नए तत्वों को स्थान नहीं प्राप्त हुआ था। तो यहाँ पर जो ये 0 ग्रुप है जिसमें आपका हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन ये रखे गए हैं। 0 ग्रुप में सभी जो अक्रिय गैस हैं, आजकल इन्हें उत्कृष्ट गैस कहा जाता है, तो ये उत्कृष्ट गैसें रखी गई हैं जो बिल्कुल एक साइड में, मूल आवर्त श्रेणी में आपके 8 आवर्त थे तो 0 ग्रुप बिल्कुल अंत में बना दिया गया, इनको एक साइड में स्थान दे दिया गया। तो एक गुण के रूप में हम और कह सकते हैं कि जो मॉडिफाइड मेंडलीव टेबल थी, संशोधित आवर्त सारणी, उसमें प्रत्येक आवर्त का अंतिम तत्व एक उत्कृष्ट गैस है, एक अक्रिय
गैस है। तो इस आधार पर मेंडलीव की मूल आवर्त सारणी का ये दोस्तों समाप्त हो गया। अब इसके बाद एक पॉइंट और आता है, देखिए फर्स्ट सेकंड थर्ड इन सभी जो ग्रुप्स आपके लिए गए हैं इनमें 8वें और 0 समूह को छोड़कर प्रत्येक समूह में 2-2 उपवर्ग ए और बी भी रखे गए हैं प्रत्येक समूह में। यानी यहाँ पर देखिए जो ये लाइन बनाई गई थी चौथे पांचवें छठे में, ये 2-2 श्रेणियां थी सम और विषम श्रेणियां, इनमें एक तत्व एक उपवर्ग में दूसरा तत्व दूसरे उपवर्ग में रखा गया था, लेकिन वर्ग भले ही इनका एक ही था, समान वर्ग। इन उपवर्गों को पढ़ते भी ऐसे ही हैं, फर्स्ट ए ये वाला, फर्स्ट बी ये हो गया, सेकंड ए सेकंड बी आदि, इस प्रकार से इनको रख लिया जाता है। अब आता है आवर्त सारणी, जो ये संशोधित आवर्त सारणी थी, आधुनिक आवर्त सारणी भी इसको कहा जाता है। इसके उपयोग लाभ गुण वे क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए पहली आवर्त सारणी परमाणु भार के आधार पर बनाई गई थी, ये परमाणु क्रमांक के आधार पर। तो इसमें हम सबसे पहला गुण कह सकते हैं कि यह आवर्त सारणी तत्वों के अध्ययन में सुविधा प्रदान करती है, क्योंकि अभी तक ज्ञात जो कुल 118 तत्व हैं उनको केवल 9 वर्गों में रख दिया गया और उनमें भी परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में इनको रख दिया गया। तो इस परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में रखने पर तत्वों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो जाती है। वर्गों और उपवर्गों के आधार पर भी इसकी सारणी का जो अध्ययन है वो आसान हो जाता है। इसी के साथ साथ दूसरा गुण हम कह सकते हैं कि जो नए तत्व हुए जिनकी खोज हुई उन तत्वों को उचित स्थान दिया गया और उनके गुणों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो चुकी। तीसरा एक पॉइंट और कह सकते हैं कि कुछ तत्वों के परमाणु भार जो मूल आवर्त सारणी थी उसमें गलत थे, लेकिन इस संशोधित आवर्त सारणी में तत्वों के परमाणु भारों को सही रूप से प्रदर्शित किया जा सका। इन वर्गों के आधार पर अगला पॉइंट हम कह सकते हैं कि तत्वों की संयोजकता को भी निर्धारित किया जा सका। जैसे फर्स्ट ग्रुप में रखे जाने वाले सभी तत्वों की संयोजकता 1 होती है, सेकंड वालों की 2, थर्ड वालों की 3। तो इस प्रकार से जैसे 0 ग्रुप में इनको रखा गया तो इन सभी की संयोजकता 0 होती है। तो यहाँ पर इन तत्वों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो सकी। अब इसके बाद अगर हम लेकर चलें तो तत्वों के गुणों में भी समानता प्रदर्शित होती है, यानी एक ही वर्ग के सभी तत्वों के गुण जो होंगे वो समान होते हैं। अब मेन बात जो इसका नाम आवर्त सारणी रखा गया वो हमने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। वो क्या कारण था कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर या वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर इन तत्वों के गुणों में क्रमानुसार परिवर्तन होता रहता है और एक आवर्त में जो गुण होंगे उनकी पुनरावृत्ति दूसरे आवर्त में जाने पर हो जाती है। तत्वों के जो ये लक्षण है इसी को आवर्तिता या पीरियोडिसिटी कहा गया। जो चैप्टर का नाम है तत्वों के गुणों में आवर्तिता, तो वो आवर्तिता का अर्थ क्या है कि एक समूह में एक आवर्त में चलने पर जो गुणों में परिवर्तन होता है वही परिवर्तन दूसरे आवर्त में भी होगा। इसी प्रकार वर्गों के रूप में भी ये परिवर्तन समान रूप से होता है, इसे ही आवर्तिता कहा गया। अब यहाँ इसके बाद मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी के कुछ दोष भी हैं। यहाँ पे देखिए जब मोजले ने 1913 में परमाणु क्रमांक की खोज कर दी, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आदि के बारे में जानकारी प्राप्त हो गई, तो हाइड्रोजन के जो गुण हैं वो न केवल हाइड्रोजन यानी फर्स्ट ए बल्कि 7th ए के तत्वों से भी मिलते हैं। तो हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान वो निर्धारित नहीं कर पाए। सबसे पहला दोष यही है कि हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित नहीं है, क्योंकि इसके गुण पहले यानी फर्स्ट ए की धातुओं से और 7th ए की अधातुओं से मिलते हैं, अतः इसे किसी एक जगह रखा जाना उचित प्रतीत नहीं होता। दूसरा इनका जो दोष था वो अलग अलग गुणों वाले तत्वों को एक साथ रखना, ये भी एक दोष था। जैसे यहाँ फर्स्ट ग्रुप में ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वगैरह धातु रख दी और इसी ग्रुप में इन्होंने कॉपर AgAu भी लिख दिया। ये बहुत नरम धातुएं होती हैं, कठोर धातुएं होती हैं। तो दोनों प्रकार की धातुओं को इन्होंने एक ही वर्ग में रख दिया, भले ही उपवर्ग बना दिया था, लेकिन ये बात गलत थी कि अलग अलग गुण वाले तत्वों को एक साथ रख दिया गया। दूसरा एक और दोष था कि पहले से 7 आवर्त में तो इन्होंने AB नाम से 2 उपवर्ग ले दिए, लेकिन 8वें वर्ग में इन्होंने 3 तत्वों को रखा यानी 3 उपवर्ग बना दिए। तो ये क्या कारण था, इसका भी कोई रीजन अच्छी प्रकार से ये नहीं दे पाए कि 8वें समूह में 3 उपवर्ग क्यों हैं और इन्हें नाम क्यों नहीं दिया गया। इसके पश्चात एक दोष और था कि जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड श्रेणी के तत्व थे, जो स्टार मार्क में आपको मैंने भी बताए थे, जिनको आवर्त सारणी से बाहर रखा गया है, इन लैंथेनाइड और एक्टिनाइड तत्वों को। इसका क्या कारण है कि इन्हें बाहर क्यों रखा गया, इन्हें आवर्त सारणी में अंदर स्थान क्यों नहीं दिया गया, ये भी इसकी एक कमी थी।
तो इस प्रकार की कमी गुण दोषों आदि के बावजूद भी हमारी ये आवर्त सारणी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम तत्वों का अध्ययन अच्छी प्रकार से कर सकते हैं। और मैं आपसे कहूंगा कि परमाणु क्रमांक 1 से लेकर परमाणु क्रमांक जो ये आपके 30, 35, 36 तक है, यानी पहले 4 आवर्त को आप लोग अच्छी प्रकार से याद कर लेना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आने वाले तत्व हैं। अब इस आवर्त सारणी में जो कमियां थी, जो दोष थे, उनका रिमूवल करके ही एक नई और आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई थी। तो इस प्रकार से आज की वीडियो में आपने मेंडलीव की संशोधित आवर्त सारणी को पढ़ा, जिसमें हमने इसकी संरचना, इसके कुछ गुण और दोषों के बारे में आपको जानकारी प्रदान की। अब यहाँ पर न केवल ये संशोधित आवर्त सारणी, बल्कि इसके पश्चात एक और आवर्त सारणी प्रस्तुत की गई, जिसे बोहर की आवर्त सारणी कहा गया, और इसके बारे में हम आपको जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे। जैसे पिछली वीडियो में हमने आपको मूल आवर्त सारणी, इसमें संशोधित आवर्त सारणी, तो अगली वीडियो में आपको दीर्घाकार आवर्त सारणी या बोहर की आवर्त सारणी प्रस्तुत की जाएगी। तो आज की वीडियो के लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट्स करें और दोस्तों को भी शेयर करें।